जादुई आम के 3 ब्राइडल लहंगे। हे भगवान, आज कितनी गर्मी हो रही है। मैं तो चलते चलते पूरे पसीने से भीग गई। तुमने सही कहा सुमन, आज सच में बहुत ज्यादा गर्मी है। पता नहीं हमारा घर कब आएगा। हाँ दीदी, चलते चलते तो मेरे पैरों में भी जलन होने लगी है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हमें तो रोज इसी तरह अपने कॉलेज से आना जाना पड़ता है। इतना कहकर तीनों बहनें अपने कॉलेज से घर वापस आ रही होती है, लेकिन गर्मी की वजह से उन तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और जब कुछ देर बाद वे तीनों अपने घर पहुंचती है तो उसकी भाभी उनसे कहती है, अरे आ गई तुम लोग, लेकिन ये क्या, तुम लोग तो पूरी तरीके से पसीने से भीग गई हो। हाँ भाभी, वो बाहर इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि हम लोगों की तो हालत ही खराब हो गई। अच्छा, अब तुम लोग जल्दी से हाथ मुंह धो लो और आराम से बैठ जाओ, मैं जब तक तुम लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर पूनम अपनी तीनों नंदों के लिए पानी लेकर आती है और उन्हें पीने के लिए देती है, लेकिन पानी पीते ही उसकी तीनों नंदे मुंह बनाते हुए कहती है, अरे ये क्या भाभी, ये पानी तो बिल्कुल गर्म चाय की तरह खौल रहा है। आपने हमें मटके का ही पानी दिया है ना? नहीं सोनी, दरअसल वो आज जब मैं नदी के पास मटके में पानी भरकर ला रही थी, तभी अचानक से मेरे पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई और मटका भी नीचे गिरने की वजह से टूट गया, इसलिए आज मैं तुम लोगों को ठंडा पानी नहीं दे पाई। हे भगवान, हम लोगों के पास तो एक ही मटका था, अब वो भी टूट गया है। अब भला इतनी गर्मी में हम लोग ये खौलता हुआ पानी कैसे पिएंगे? कोई बात नहीं भाभी, पर आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मेरे हाथ से वो मटका टूट गया। पूनम इतना कह ही रही होती है कि तभी पड़ोस वाली काकी पूनम के घर आती है और उससे कहती है, अरे पूनम बहू, कहाँ हो तुम? जी काकी, कहिए। अरे पूनम बहू, वो जो मैंने कल तुम्हें अपनी बेटी के लिए सूट सिलने को दिया था ना, क्या वो सूट सिल गया? जी काकी, मैंने सिल दिया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। चलो, शुक्रिया बहू, जो तुमने इतनी जल्दी मेरी बेटी का सूट सिल दिया, वरना आज मेरी बेटी को पार्टी में जाने में देर हो जाती। अच्छा, ये लो तुम्हारी सिलाई के पैसे। इतना कहकर काकी पूनम को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। तभी पूनम की तीनों नंदे कहती है, चलो अब तो भाभी को पैसे मिल गए हैं, अब हम लोग बाजार से नया मटका खरीद कर ले आते हैं। हाँ, आपने सही कहा दीदी, वैसे भी इतनी गर्मी में मुझसे ये गर्म पानी नहीं पिया जाएगा। नहीं सुमन, हम लोग अभी नया मटका नहीं खरीद सकते। लेकिन क्यों भाभी, क्या बात है? पूनम, क्योंकि तुम्हारे भैया ने तुम तीनों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया है और इसलिए अब हम लोगों को तुम तीनों की शादी करवाने के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। लेकिन भाभी, अभी हम तीनों की शादी करवाने की क्या जरूरत है? आपको तो हमारे घर की हालत पता ही है ना, हम लोग तो 2 वक्त का खाना भी बड़ी ही मुश्किल से खा पाते हैं, तो ऐसे में हम तीनों की शादी कैसे होगी? तुम लोग उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे भैया और मैं दिन रात मिलकर मेहनत करेंगे और तुम तीनों की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाएंगे। और इस तरह पूनम और पवन को गर्मी के दिनों में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि वे अपनी तीनों बहनों की शादी करवा सके। तभी एक दिन पवन पूनम से कहता है, पूनम, मैंने एक रिश्ता देखा है, तीनों भाई एक ही घर से हैं और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है। हमारी तीनों बहनों को वहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होगी, इसीलिए मैंने उन लोगों को कल घर पर बुलाया है। तुम बस उन लोगों की अच्छी से खातिरदारी कर देना। ठीक है जी। और इसी तरह पूनम अगले दिन फटाफट से अपनी सिलाई का सारा काम खत्म करके घर की साफ सफाई करने लग जाती है। तभी कुछ देर बाद वसुंधरा अपने तीनों बेटों के साथ उनके घर आती है और कहती है, अरे मेरे तीनों बेटे बहुत ही होनहार और काबिल हैं और साथ ही बड़ी कंपनियों में जॉब भी करते हैं, इसलिए मुझे अपने तीनों बेटों के लिए बहुत ही सिंपल और सुशील लड़की चाहिए थी और मुझे दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोग मेरे मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी कर देना और साथ ही तीनों बहुओं को एक अच्छे से ब्राइडल लहंगे में तैयार करके विदा कर देना। बस हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए,
वसुंधरा की बात सुनकर पूनम और पवन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी इस रिश्ते को पक्का कर देते हैं और वसुंधरा अपने तीनों बेटों के साथ वापस चली जाती है। तभी उनके जाने के बाद पवन कहता है, पूनम 2 दिन बाद मेरे काम के पैसे मिलने वाले हैं। पैसे मिलते ही हम लोग शादी की तैयारी करना शुरू कर देंगे। इतना कहकर पवन जब 2 दिन बाद अपने काम के पैसे लेकर घर वापस आ रहा होता है, तभी कुछ गुंडे पवन के हाथ से पैसे छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं और पवन बेचारा चिल्लाते रह जाता है, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। इसलिए पवन जब घर वापस आता है तो पूनम उससे कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? पैसे नहीं मिले क्या? सब कुछ बर्बाद हो गया पूनम। जब मैं अपने मेहनत के पैसे घर लेकर आ रहा था, तभी कुछ गुंडों ने मुझसे वो पैसे छीन लिए और वहाँ से भाग गए और मैं कुछ नहीं कर पाया पूनम। अब मेरी तीनों बहनों की शादी कैसे हो पाएगी? पवन की बात सुनकर पूनम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन तभी वो कहती है, आप चिंता मत करिए जी, मैं दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा करूंगी, लेकिन अपनी तीनों नंदों की शादी बड़े ही धूमधाम से करूंगी। इतना कहकर पूनम अगले दिन से ही सिलाई के साथ साथ दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करना भी शुरू कर देती है। और एक दिन जब पूनम काम पर से घर वापस आ रही थी, तभी वो अपनी मालकिन से कहती है, मेम साहब, क्या मैं ये थोड़ा सा बर्फ अपने घर ले जा सकती हूँ? वो क्या है ना, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और हमारे घर में एक मटका तक नहीं है, तो इस बर्फ के सहारे हमें भी थोड़ा सा ठंडा पानी पीने को मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, ले जाओ। इतना सुनकर पूनम अपने मालकिन के घर से थोड़ा सा बर्फ लेकर घर वापस आ रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत प्यास से तड़पती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर पूनम कहती है, अरे अम्मा, आप ठीक तो है ना? लगता है प्यास की वजह से आपको चक्कर आ गया है और धूप भी बहुत तेज है। अम्मा, ये लीजिए, आप थोड़ा सा ठंडा पानी पी लीजिए। इतना कहकर पूनम बर्फ का पिघला हुआ पानी उस बूढ़ी औरत को पिला देती है और कहती है, अम्मा, अब आप ठीक है ना? चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। जैसे ही वो बूढ़ी औरत अपने घर पहुँचती है, वो एक बहुत ही सुंदर सी परी में बदल जाती है, जिसे देखकर पूनम हैरान हो जाती है। तभी परी कहती है, घबराओ मत पूनम, मैं परी लोक की रानी परी हूँ और मैं तो सिर्फ धरती लोक पर यहाँ लोगों की परीक्षा लेने के लिए आई थी, जिसमें तुम पास हो चुकी हो। क्योंकि इस गर्मी के मौसम में यहाँ से काफी सारे लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी मुझ बूढ़ी औरत पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन सिर्फ एक तुम थी जिसने मेरी यहाँ पर आकर मदद की। तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, इसलिए बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उस परी की बात सुनकर पूनम आंखों में आंसू लिए उसको अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो परी कहती है, चिंता मत करो पूनम, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, ये लो। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। छड़ी घुमाते ही वहाँ पर सुंदर सुंदर पीले पीले आम प्रकट हो जाते हैं। ये लो पूनम, ये कोई साधारण आम नहीं बल्कि जादुई आम है। अब तुम इस जादुई आम से जो कुछ भी मांगोगी, ये आम तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन हाँ, ये तुम्हें जो कुछ भी देगा वो बस सिर्फ आम का ही बना होगा। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और पूनम उस जादुई आम को लेकर घर आ जाती है और घर आकर कहती है, ऐसा करती हूँ, मैं इस जादुई आम से कुछ मांग कर देखती हूँ। हे जादुई आम, मुझे अपनी नंदों के लिए 3 ब्राइडल लहंगा चाहिए। पूनम के इतना कहते ही वहाँ पर 3 आम से बना हुआ ब्राइडल लहंगा प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर पूनम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जब शादी वाले दिन उसकी तीनों नंदे आम से बना हुआ ब्राइडल लहंगा पहनती है तो कहती है, अरे वाह भाभी, ये आम से बना हुआ ब्राइडल लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और यूनिक है, और सबसे बड़ी बात, इसमें तो हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है और ये तो बहुत ज्यादा ठंडा भी है। इस तरह पूनम अपनी तीनों नंदों को खुश देखकर वो भी बहुत खुश हो जाती है और फिर कुछ ही देर में वो अपनी तीनों नंदों की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाती है। और फिर तीनों नंदों की शादी हो जाने के बाद पूनम जादुई आम से अपने लिए एक घर मांगती है और फिर अपने पति के साथ उस जादुई आम के घर में हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है।
विधवा औरत बनी 2 परी बहनों की माँ। कविता नई नई दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। उसकी अरेंज मैरिज शादी हुई थी और आज वो बहुत ही खुश थी, क्योंकि आज वो अपने हाथों से अपने पति आलोक के लिए सेवई और पूड़ी बनाई थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। आलोक जब काम करके शाम के समय घर आ रहा था तो कुछ मनचले शराबी लड़के शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए आलोक को टक्कर मारकर वहां से भाग जाते हैं और आलोक वहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। इस घटना से कविता की जिंदगी पूरी तरह बिखर जाती है। कविता किसी तरह इसे भगवान की मर्जी समझकर आलोक की विधवा बनकर अपने ससुराल में ही रहने लगती है और घर चलाने के लिए वो एक सेठानी के घर काम करने लगती है। अरे कविता, ये ले कुछ फल है, तो इसे जाते वक्त अपने साथ ले जाना। मेरे घर में इसे खाने वाला कोई नहीं है। ठीक है मालकिन। कविता दिल की बहुत ही अच्छी थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी और वो आज भी मालकिन से मिले सभी फलों को गरीब बच्चों में बांट देती है। कविता दीदी, आप हमेशा हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते हो और हम सबको खिलाते हो, लेकिन खुद नहीं खाते। तुम लोगों को यूँ खुश देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। कविता की मालकिन सरोजनी भी बहुत ही अच्छी थी। वो कविता को बहुत मानती थी। अरे कविता, तू आ गई? अच्छा हुआ, आज तो जल्दी आ गई। अब जल्दी जल्दी तू ये सारा खाना तैयार कर दे। आज मेरी गुड़िया को देखने वाले आ रहे हैं और मैंने सुना है तू मेकअप भी बहुत अच्छा कर लेती है, तो जाकर पहले गुड़िया को भी तैयार कर दे, उसके बाद सारा काम देख लियो। कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। अरे मालकिन, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूंगी। आप बस बैठकर मेहमानों का इंतजार कीजिए। ठीक है, जब लड़के वाले आ जाए फिर तुम गुड़िया को लेकर आ जाना। उसके बाद सरोजनी ड्राइंग रूम में बैठने चली जाती है। तभी सरोजनी की सास कहती है, अरे बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे शुभ घड़ी में तू उस मनहूस विधवा को आज भी काम पर बुला ली? माँ जी, जमाना बदल चुका है, ये सब कुछ नहीं होता। और कविता तो कितनी नेक दिल महिला है। अब भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया, इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? उसे हम सब की तरह ही जीवन जीने का पूरा हक है। और आप चिंता मत करिए, सब कुछ अच्छे से होगा, कुछ भी अशुभ नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ हाथ बटाने वाली कविता जो है। उसके बाद उसकी सास मुँह बनाते हुए बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। आजकल के लोगों को तो अच्छी बात समझ में ही कहाँ आती है। पता नहीं कब ये मनहूस हमारे घर से जाएगी। हाँ। कुछ देर में लड़के वाले आते हैं और गुड़िया को पसंद करके शादी की डेट फिक्स करके चले जाते हैं। देखा माँ जी, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और तो और हमारी बेटी की शादी भी तय हो गई। अब तो आप खुश है ना माँ जी? हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। हम चाहे कुछ भी कर ले, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा ना बहू। तुम्हें तो सिर्फ वो कविता ही दिखेगी। पता नहीं उसने तुम पर कौन सा काला जादू कर रखा है। सरोजनी अपनी सास से ज्यादा बहस नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। कविता भी अपना काम खत्म करके सेठानी से पैसे लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन जब कविता बाजार से सब्जी लेकर घर वापस आ रही थी कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये किसके रोने की आवाज आ रही है? ये आवाज तो उस पेड़ के पीछे से आ रही है, मुझे चलकर देखना होगा। कविता जब वहाँ जाती है तब देखती है कि एक गर्भवती परी घायल अवस्था में तड़प रही है। सुनो बहन, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। परी लोग पर कामशी नाम की चुड़ैल ने अचानक से हमला कर दिया, जिस वजह से मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। मैं बहुत घायल हो चुकी हूँ और मेरी जादुई छड़ी भी चुड़ैल ने छीन ली है। मैं बिना जादुई छड़ी के नहीं बच पाऊंगी। आप चिंता मत करिए परी जी, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं आपको यहाँ के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगी, वहाँ आप ठीक हो जाएंगी। नहीं बहन, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और बिना जादुई छड़ी के मेरा बचना नामुमकिन है। अगर मैं मर गई तो मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। कृपया करके तुम मेरे बच्चों को अपनी कोख में ले लो। पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक विधवा औरत हूँ, फिर मैं ये कैसे कर सकती हूँ? प्लीज बहन, मना मत करना। मैं अपने बच्चों को अपने साथ नहीं मरने देना चाहती हूँ, मैं उन्हें जन्म देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई मोती है, इसे खाते ही मेरे बच्चे तुम्हारे पेट में आ जाएंगे। कविता बहुत ही दुविधा में फंस जाती है। अगर मैं इन बच्चों को अपने कोख में ले लूंगी फिर तो लोग मेरे बारे में कितना गलत सोचेंगे। वैसे भी मैं पहले से ही विधवा होने का ताना सुनते आ रही हूँ, लेकिन इन समय भला इन बच्चों का क्या दोष? अगर मेरी वजह से इनकी जान बच पाती है तो मैं ये जरूर करूंगी।
वैसे भी मेरे जीने का मेरे पास कोई मकसद नहीं है, शायद यही मेरे जीने का मकसद बन जाए। ये सोचकर कविता परी के हाथ से वो मोती लेकर खा लेती है। फिर एक चमकदार रोशनी परी के कोख में से निकलकर कविता के कोख में आ जाती है और उसका पेट एक गर्भवती औरत के जैसा हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, तुम एक बहुत ही नेक दिल औरत हो और मुझे पूरा यकीन है तुम मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखोगी। अब मैं सुकून से मर सकूंगी। अब तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ, वरना वो चुड़ैल मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर ना आ जाए। जल्दी जाओ। उसके बाद कविता वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन गाँव में सभी औरतें कविता को गर्भवती देखकर हैरान हो जाती हैं। अरे ये तो विधवा कविता है ना, लेकिन ये गर्भवती कैसे हो गई? मैं तो इसे बहुत ही अच्छी औरत समझती थी, लेकिन ये तो बहुत ही घटिया चरित्रहीन औरत निकली। सही कहा बहन, अगर ऐसी औरत हमारे गांव में रहेगी तो हमारे बच्चों पर इसका कितना गलत असर पड़ेगा। हमें मुखिया से कहकर इसे गांव से बाहर निकालना होगा। ये सब बात सुनकर कविता दुखी होकर घर में आकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? पहले ही लोग मुझे विधवा होने के ताने दिया करते थे, अब मेरे दामन पर ये चरित्रहीन होने का भी दाग लग गया। आज के समय में किसी की मदद करना भी महापाप के बराबर हो गया है। कविता रोते रोते उस दिन जमीन पर ही सो जाती है और फिर अगली सुबह, अरे सुबह हो गई। मैंने इन बच्चों को अपने गर्भ में तो रख लिया, लेकिन इसके पालन पोषण के लिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर कविता सरोजनी सेठानी के घर चली जाती है। कविता को इस हालत में देखकर सरोजनी सहित उसके पूरे घर वाले चौंक जाते हैं। तभी उसकी सास बोलती है, अरे छी 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 छी, अरे करम जली, ये सब क्या है? एक विधवा होते हुए तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? देख लिया ना बहू, इस चरित्रहीन औरत की सच्चाई, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा इससे दूर रहने के लिए कहती थी। और सुन तू, आज के बाद से तुझे हमारे घर काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुझे देखकर लोग हमें भी गलत ही समझेंगे। सरोजनी भी ये सब देखकर कुछ बोल नहीं पाती है और सरोजनी की सास कविता को धक्के देकर घर से निकाल देती है और गांव वाले भी मिलकर उसे गांव से निकाल देते हैं। कविता रोते हुए वहां से चली जाती है और एक जंगल में जाकर कहती है, हे भगवान, तू ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? मैंने कल रात से ही कुछ भी नहीं खाया है और ये बच्चे भी तो भूखे होंगे। मैं जंगल में थोड़ी और अंदर जाती हूँ, शायद मुझे वहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। कविता पूरा जंगल छान मारती है, लेकिन उसे एक सेब के पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ दिनों तक तो कविता सेब खाकर ही अपना गुजारा करती है, लेकिन कुछ दिन बाद उस पेड़ का सेब भी खत्म हो जाता है और कविता को फिर से बिना कुछ खाए 2 दिन हो जाता है। कविता को अब प्रसव पीड़ा भी होने लगता है। कविता किसी तरह एक पेड़ के नीचे परी के 2 जुड़वा बेटी को जन्म देती है और कमजोर होने की वजह से कविता बेहोश हो जाती है और परी की दोनों बच्चियां रोने लगती है। तभी वहाँ परी अपने भाई के साथ आती है। अरे ये तो यहाँ है, मैंने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भाई, ये तो बेहोश हो गई है, हमें जल्दी से इसे होश में लाना होगा, वरना इसकी जान भी जा सकती है। परी अपने जादुई छड़ी से कविता को बिल्कुल ठीक कर देती है। परी को जिंदा देखकर कविता बहुत खुश होती है। अरे परी जी, आप, मैं तो समझी कि आपकी मृत्यु हो गई, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक हो। आपने तो कहा था कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो क्या आपने मुझसे झूठ कहा था क्या? नहीं कविता, जब तुम वहाँ से चली गई तब मेरा भाई और मेरे बाकी की परी साथियों ने मिलकर उस चुड़ैल को मारकर उससे मेरी जादुई छड़ी लेकर मेरे पास आए। अपने जादुई छड़ी की शक्तियों से मैं ठीक हो गई। उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। एक विधवा औरत का यूं अचानक से गर्भवती होने की वजह से गांव वालों ने मुझे चरित्रहीन बोलकर गांव से भगा दिया, जिसके बाद मैं इस जंगल में आकर रहने लगी। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? एक विधवा औरत होने के बावजूद भी तुमने मेरी मदद की। तुमने मेरी वजह से बहुत कष्ट उठाए और फिर मेरी दोनों बच्चियों को सही सलामत जन्म दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कविता, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से आगे की जिंदगी खुशहाली के साथ जियोगी। इतना कहकर परी अपने भाई परा से शादी करने का प्रस्ताव कविता के सामने रखती है। कविता परी के भाई चंदन को देखती है तो वो उसे बहुत ही दयालु और ईमानदार लगता है। मेरी परी दीदी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। तुम एक बहुत ही बहादुर और नेक दिल महिला हो और मुझे तुम जैसी ही जीवन साथी की तलाश थी जो सबकी मदद कर सके। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
कविता शादी के लिए मान जाती है और फिर चंदन और कविता की शादी हो जाती है, जिसके बाद कविता चंदन के साथ उसके महल में खुशी खुशी रहने लगती है। जलपरी का दिया जादुई बर्थडे केक। बहुत समय पहले की बात है। तुलसी अपनी माँ गंगा के साथ गंगापुर गांव में रहा करती थी, लेकिन तुलसी के पिता के देहांत के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उनके रिश्तेदारों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था। और उस दिन के बाद से तुलसी और घर की सारी जिम्मेदारी गंगा के कंधों पर ही आ जाती है और गंगा अपना घर चलाने के लिए लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती है। और उस समय तुलसी बहुत छोटी होती है, इसलिए गंगा उसे अपने साथ काम पर ले जाया करती थी। लेकिन समय के साथ साथ तुलसी अब बड़ी हो जाती है, इसलिए गंगा अब उसे अपने साथ काम पर नहीं ले जाया करती है। ऐसे ही आज भी। अरे तुलसी बेटा, मैं अपने काम पर जा रही हूँ, तुम टाइम से खाना खा लेना। और हाँ, घर से बाहर निकलकर खेलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने घर के अंदर ही आराम से रहना, ठीक है? ठीक है माँ, अब आप आराम से अपने काम पर जाइए। इतना सुनकर गंगा अपने काम पर चली जाती है। लेकिन अपनी माँ के जाने के बाद तुलसी कहती है, ऐसे रोज रोज घर में बैठे रहना इतना बोरिंग लगता है। पता नहीं लोग अपने घर में कैसे बैठे रहते हैं, मुझे तो यूँ घर में बैठे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुलसी हमेशा घर में अकेले ही रहा करती थी, क्योंकि ना तो तुलसी घर से बाहर जाती थी और ना ही वो दूसरों बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने जाती थी, जिस वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं था। इसलिए जब तुलसी अपने घर में उदास बैठी होती है, उसी समय उसे अपने घर के खिड़की से कुछ लड़कियां स्कूल जाते हुए दिखाई देती है। तभी तुलसी उनसे कहती है, अरे जरा सुनो, तुम लोग ये एक जैसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? क्या कहीं कोई पार्टी है क्या? तुलसी की बात सुनकर वो सारी लड़कियां हंसते हुए कहती है, अरे तुम क्या इस दुनिया में नई नहीं आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं है, ये हमारी स्कूल ड्रेस है और स्कूल में सभी बच्चों को एक जैसी ड्रेस ही पहननी होती है। क्या स्कूल? ये कौन सी जगह है और वहाँ पर क्या होता है? अरे मुझे तो लगता है ये सच में कोई पागल है और ना तो ये कभी स्कूल गई होगी, तभी तो इसे नहीं पता कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है और उन्हें नए नए गेम्स सिखाए जाते हैं। इतना बोलकर वो लड़कियां तुलसी पर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और उन लड़कियों को अपने ऊपर हंसता देखकर तुलसी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन उन लड़कियों के मुंह से स्कूल की बात सुनकर तुलसी को बहुत अच्छा भी लगता है और उसका मन भी अब स्कूल जाने का करने लगता है। लगता है ये स्कूल बहुत अच्छी जगह होती है, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया और उन्हें नए नए गेम्स खिलाए जाते हैं। कितना मजा आता होगा ना। मुझे भी अब स्कूल जाना है, इसलिए माँ के आते ही मैं उनसे इस बारे में बात करूँगी। इतना कहकर तुलसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जैसे ही शाम को गंगा घर आती है, वैसे ही तुलसी कहती है, माँ आप आ गई माँ। माँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर तुलसी अपनी माँ को पानी लाकर देती है। लेकिन आज अपनी बेटी के चेहरे पर इतनी चमक और खुशी देखकर गंगा उससे कहती है, अरे क्या बात है बेटी, आज तो मेरी बेटी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है। अपनी माँ के इतना कहते ही तुलसी खुश होकर कहती है, माँ मुझे भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना है, तो आप मेरा भी स्कूल में एडमिशन करवा दो ना। अपनी बेटी की बात सुनकर गंगा दुखी मन से कहती है, अरे बेटी ये तो क्या कह रही है, मैं तेरा स्कूल में एडमिशन कैसे करवा सकती हूँ। मुझे पता है तेरा भी दूसरों बच्चों की तरह स्कूल जाने का मन करता है, लेकिन तुझे तो पता है ना तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने किस तरह से तेरी परवरिश की है और आज दिन रात काम करने के बाद भी हम सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही खा पाते हैं। तो ऐसे में मैं तेरे स्कूल की फीस और तेरे स्कूल की ड्रेस कहाँ से ला पाऊंगी। अपनी माँ की बात सुनकर तुलसी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे तो लगा था कि शायद उसकी माँ उसका स्कूल में एडमिशन करवा देगी। लेकिन जब उसे अपना सपना टूटता हुआ दिखाई दिया तो उसे बहुत बुरा लगा और वो चुपचाप बाहर आंगन में जाकर बैठ जाती है। उसी समय उसकी माँ कहती है, बेटी
मुझे पता है तू बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए मैं तुझसे वादा करती हूँ कि अगले महीने मुझे मेरे काम के जब पैसे मिलेंगे तो मैं सबसे पहले तेरा स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी और तेरे लिए स्कूल की नई ड्रेस भी खरीद कर लाऊंगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर तुलसी मुस्कुराते हुए कहती है, माँ क्या आप सच कह रही हो? हाँ मेरी बच्ची। और इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन गंगा दुखी होकर घर जल्दी वापस आ जाती है। तभी तुलसी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ क्या बात है, आज तो आप बड़ी जल्दी घर आ गई। क्या बताऊँ बेटी, मालकिन ने मुझे आज काम से निकाल दिया क्योंकि उन्हें कोई दूसरी नौकरानी मिल गई है। लेकिन माँ वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब हम लोग क्या करेंगे और मेरा स्कूल में एडमिशन कैसे होगा? इतना कहकर तुलसी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि जिस सपने को वो सजाए बैठी थी वो सपना आज उसे टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। और अपनी बेटी को इस तरह दुखी देखकर गंगा को भी बहुत बुरा लगता है और वो अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, पता नहीं मैं कैसी अभागन माँ हूँ जो अपनी बेटी का स्कूल जाने का सपना तक पूरा नहीं कर सकती और न ही अब उसे 2 वक्त की रोटी खिला सकती हूँ। पता नहीं अब हमारा क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना कहकर गंगा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी उसी बीच तुलसी का जन्मदिन आता है और तुलसी मन ही मन सोचती है, अरे कुछ दिनों में तो मेरा जन्मदिन भी आने वाला है, लेकिन माँ के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, फिर वो मेरा जन्मदिन कैसे मनाएगी? इतना सोचकर तुलसी अपनी माँ से कहती है, माँ क्या मैं थोड़ी देर के लिए नदी के पास टहलने जा सकती हूँ? हाँ मेरी बच्ची, लेकिन शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। तुलसी उस समय बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो अपना मन बहलाने के लिए नदी के पास आकर बैठ जाती है। तभी उसको इस तरह परेशान देखकर नदी में से एक जलपरी बाहर आती है और उससे कहती है, क्या बात है, तुम इस नदी के पास इतनी देर से क्यों बैठी हुई हो और तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान भी लग रही हो। अरे लेकिन आप कौन हो? घबराओ नहीं तुलसी, मैं इस नदी की जलपरी हूँ, इसलिए जब मैंने तुम्हें इस तरह परेशान देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ तुमसे बात करने चली आई। बताओ क्या बात है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी जी, जो आपने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी, वरना आजकल कौन किसी के बारे में इतना सोचता है। अच्छा तो अब तुम मुझे अपनी परेशानी की वजह बता सकते हो? इतना सुनकर तुलसी उस जलपरी को अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो जलपरी कहती है, बस इतनी सी बात? तो रुको, मैं तुम्हारे जन्मदिन के लिए तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर वह जलपरी अपनी जादुई शक्तियों से तुलसी को एक जादुई केक देती है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे ये तो केक है, लेकिन अभी तो मेरे जन्मदिन में पूरे 2 दिन बाकी हैं, तब तक तो ये केक पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तुलसी की ये बात सुनकर जलपरी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तुलसी, ये कोई मामूली केक नहीं बल्कि जादुई केक है, इसलिए ये केक कभी भी खराब नहीं होगा और तुम इस केक से जितनी मर्जी चाहे उतनी केक मांग सकती हो, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर वो जलपरी वापस से नदी के अंदर चली जाती है और तुलसी खुशी खुशी जादुई केक लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को उस जादुई केक के बारे में सारी बातें बता देती है। जिसके बाद तुलसी फिर कहती है, हे मेरे जादुई केक, मुझे अपने ही जैसे ढेर सारे केक और दे दो। तुलसी के इतना कहते ही उस जादुई केक में से ढेर सारे रंग बिरंगे केक बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर गंगा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे बेटी, तूने तो बिल्कुल सही कहा था, ये तो सच में एक जादुई केक है और अब हम इन सारे केक से अपनी एक बेकरी की दुकान खोल सकते हैं। इतना कहकर गंगा अपनी एक छोटी सी बेकरी की दुकान खोलती है, जिससे उनके केक की बहुत अच्छी बिक्री होती है, क्योंकि उनके केक बहुत ही ज्यादा सुंदर और स्वादिष्ट होते हैं, जिस वजह से उनके सारे केक बिक जाया करते थे और धीरे धीरे करके उनके स्वादिष्ट केक की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। और देखते ही देखते गंगा अपनी एक बड़ी सी बेकरी खोल लेती है
और फिर वो तुलसी का जन्मदिन भी बहुत ही धूमधाम से मनाती है और उसके जन्मदिन के अगले दिन से ही तुलसी का स्कूल में एडमिशन भी करवा देती है, जिसके बाद से तुलसी खुशी खुशी स्कूल जाने लगती है और उस जादुई जल परी के दिए हुए जादुई केक की मदद से तुलसी अपनी माँ के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिताने लगती है।